तो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं अपन 19 नंबर कोटेशन, है ना, जो अपन चैप्टर नंबर अष्टांग हृदय का 12th की बात कर रहे थे। तो दोषा भेदी अध्याय में अपन ने वात और पित्त और कफ के, है ना, तीनों के भेद अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब इन तीनों के भेद अपन ने देखे। इसके बाद आपको मैंने कल बात की थी कि एक ज़रूरी जो टॉपिक है ना, उसकी बात भी अपन करेंगे इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो वात और पित्त और कफ, इनके क्या होते हैं, संचय होता है, इनका प्रकोप होता है और इसका शमन होता है। आप पढ़ के आ चुके हो कहाँ पर, ऋतुचर्या अध्याय में, है ना। वात का संचय कैसे होता है, वात का संचय होने में क्या चीज़ें होती है, देखो आप समझना। ये जो कोटेशन नंबर 19 है उस चीज़ की अपन बात करें तो वात का जो संचय होता है वो कैसे होता है। तो वात के जो प्रॉपर गुण होते हैं कौन से होते हैं, रूक्ष आदि गुण होते हैं। ठीक है, जब इसमें क्या हो जाए, उष्ण के साथ संयुक्त हो जाए तो क्या होगा, संचय होगा। चीज़ को समझना, पहले बात करते हैं अपन किसकी, वात की बात की। वात के गुण क्या होते हैं, रूक्षादि जो गुण होते हैं वो बात कर ली। अब ये रूक्षादि गुण जो है उनके साथ उष्णता, यानी कि ये तो अपनी बॉडी में आ गए। रूक्षादि जो गुण अपन आहार विहार कर रहे हैं इससे रूक्षादि गुण अपनी बॉडी में बढ़ रहे हैं। लेकिन बाहरी जो वातावरण है उसका यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे कि मान लो गर्मी में, है ना, ग्रीष्म ऋतु में वात का क्या होता है, संचय होता है, अपन जानते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उष्णता बाहरी रूप से बड़ी होती है और शरीर के अंदर क्या होता है, रुक्ष आदि जो अपन चीज़ें आहार विहार कर रहे हैं उससे रुक्षता बढ़ रही है और बाहरी रूप से उष्णता, दोनों मिलकर क्या करते हैं, वात का संचय करवाते हैं। फिर बात करते हैं वात का प्रकोप कैसे होता है। तो वात का प्रकोप करवाने के लिए क्या जिम्मेदार, तो रुक्षादि गुण ही होंगे। रुक्षादि गुण, चलो मान लिया है कि अपने बॉडी में रुक्षादि गुण बढ़ रहे हैं। फिर क्या होना चाहिए, जो इस प्रकोप कौन करेगा, इसी के गुण के जो सिमिलरिटीज चीज़ें अपन खाएंगे। जैसे मान लो शीत को मैं ऐड करता हूँ, वातावरण में यही होता है, उष्णता और शीतता, है ना। उष्णता, अब मैंने शीत क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पर इधर मात्रा आएगी इसमें, है ना, इधर नहीं आएगी। तो ये शीत गुण को क्या कर दिया मैंने, जोड़ लिया, यानी कि जो एक्सटर्नली जो था टेम्परेचर वो मैंने कम कर लिया, ठंड वाला मौसम ला दिया। तो इससे क्या होगा, रुक्ष आदि गुण और शीतता मिलकर क्या करेंगे, उस चीज़ का प्रकोप कर लेंगे। तो क्या आती है, ग्रीष्म के बाद शरद आती है और शरद में थोड़ा बहुत टेम्परेचर क्या होता है ना। तो सॉरी, वर्षा आती है, वर्षा में जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत कम हो रहा है, शीत वाला मौसम आ रहा है, ठंड लगती है ना सर्दियों में कई बार। तो वो दोनों मिलके क्या करती है, वात का प्रकोप। तो वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है ना। और वात का संचय कौन सी ऋतु में हुआ था, ग्रीष्म ऋतु में हुआ था। ठीक है, अपन ने देखा। अब बात करते हैं वात का शमन। अब शमन के लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए, इसके विपरीत होनी चाहिए, यानी वात का विपरीत गुण क्या होते हैं, स्निग्ध आदि गुण। तो स्निग्ध आदि गुण क्या हो गए, इधर हो गए, प्लस कौन से गुण, कौन सा मौसम कौन सा होना चाहिए यहाँ पर स्निग्ध आदि के लिए, यहाँ पर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उष्ण आदि, है ना, उष्ण आदि होने चाहिए। तो आप जानते हो संचय, ये शमन किस कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। तो यहाँ पर क्या आता है, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में क्या आ गया, स्निग्ध वगैरह जो अपन चीज़ें खाते हैं, है ना, उससे अपना इंटरनली क्या होगा, स्निग्ध आदि चीज़ें बढ़ेगी तो वात बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा और कफ के साथ उष्णता बढ़ती है, तो जिससे क्या होगा, वात का शमन होता है। तो वात का प्रकोप, वात का संचय, प्रकोप और शमन कौन कौन सी ऋतु में होता है, किस अकॉर्डिंग हुआ, क्या रीजन था, ये आपके समझ में आया होगा। कोटेशन नंबर 19 में ये दे रखा है ना, कि उष्णता युक्त रुक्षादि के साथ उष्णता मिली तो क्या होगा, संचय हो गया। शीते कोप उष्णता और कैसे स्निग्धता के रुक्ष के साथ क्या मिल गया, शीतता मिल गई तो क्या हो गया, कोप हो गया। और यदि स्निग्ध आदि गुणों के साथ उष्णता मिल गई तो उस चीज़ का क्या हो गया, शमन हो गया। ये चीज़ अपन ने देखी। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं 19 नंबर कोटेशन की। तो 19 नंबर क्या कह रहा है कि वात का पित्त की बात करेंगे। इसमें सारी वात की बात की थी अपन ने, इधर पित्त की बात करेंगे और नेक्स्ट नंबर में कफ की बात करेंगे। तो जो पित्त है, पित्त में क्या बता रहा है, देख पित्त में जो बता रहा है इसके तीक्ष्ण आदि गुण बता रखे हैं, है ना, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये तीक्ष्ण आदि गुणों के साथ संचय कैसे होगा, संचय शीत गुण, है ना, शीत गुण का यदि संयोग होता है तो क्या होता है, इसका संचय होता है। तो देखना संचय कैसे हुआ, संचय के लिए क्या बताया यहाँ पर,
जो तीक्ष्ण आदि गुण होता है, पित्त का क्या गुण होता है, तीक्ष्ण आदि, उसके साथ यदि शीतलता का संयोग हो जाए तो क्या होगा, पित्त का संचय होगा। फिर पित्त का आपको प्रकोप करवाना है तो क्या, तीक्ष्ण आदि जो गुण है उसके साथ में उष्णता, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका संयोग करवा दूँ तो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। और शमन यदि करवाना है तो पित्त के अपोजिट गुण होते हैं मंद आदि गुण, उसके साथ यदि मैं शीतलता का संयोग कर दूँ तो इससे क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। अब कौन से मौसम में होता है पित्त का, पित्त की बात करें अपन तो संचय किस में होता है, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, प्रकोप शरद ऋतु में होता है ना। शरद ऋतु में क्या बताया था प्रकोप के लिए, जो तीक्ष्ण आदि गुण होते हैं वो अपने को चाहिए, है ना। और इसी के साथ क्या चाहिए अपने को, तीक्ष्णता के साथ गर्मी, उष्णता चाहिए। तो उष्णता कौन सी ऋतु में होती है, तो आप जानते हो शरद ऋतु में होती है। इसलिए क्या हो गया, तीक्ष्णता के साथ तीक्ष्ण आदि गुणों के साथ उष्णता यदि जुड़ जाती है तो वात पित्त का प्रकोप करती है। कौन सी ऋतु में, शरद ऋतु। अब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहा होगा। फिर मैं बात करूँ किसकी, पित्त के संचय की। संचय कौन सी, वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा शरद। तो वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, शीत है ना। अपन पहले देख के आए थे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा था, क्यों, क्योंकि रुक्ष आदि गुणों के साथ क्या हो रहा था, शीतलता जुड़ रही थी, यानी टेम्परेचर कम हो रहा था। तो इसी तरह मैं बात करूँ तीक्ष्ण आदि गुणों के साथ, है ना, यदि शीत, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होगा, शीतलता ही रहती है, तो शीत यदि जुड़ती है तो क्या होता है, पित्त का भी संचय होता है, ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं शरद के बाद आती है हेमंत, जो शीत ऋतु है उनकी। तो यहाँ पर क्या होता है, मंद आदि जो गुण होते हैं, मंद आदि किसके विपरीत गुण होते हैं, पित्त के विपरीत। तो इसमें क्या होगा, जो अपना शीत आदि जो होगा, है ना, क्योंकि हेमंत ऋतु में ठंड लगती है तो शीत हो गया। तो मंद आदि और शीत जो टेम्परेचर है, मतलब बाहरी जो वातावरण का है, उससे क्या होगा, पित्त का शमन होगा। तो आपको समझ में आया होगा वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात का संचय, शरद ऋतु में प्रकोप, वात का तो प्रकोप होता है लेकिन पित्त का संचय होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप, हेमंत ऋतु में क्या होता है, शमन होता है पित्त का। ठीक है, फिर बात कर ली अपन। अब देखते हैं अपन किसकी बात करें, ये बात आपके समझ में भी आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कब की। कब का भी सेम अपन जानते हैं कि वसंत ऋतु में इसका प्रकोप माना है। ठीक है, अब देखना कब की बात करें तो कब के लिए कौन सी, कब के लिए अपन कौन सी ऋतु देखते हैं, तो वसंत ऋतु में क्या होता है, इसका प्रकोप होता है ना। तो बसंत ऋतु में प्रकोप हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो शीत ऋतुएं हैं, कौन सी, शीत ऋतु कौन सी होती है, दो ऋतुएं होती हैं, चाहे हेमंत मान लो चाहे शिशिर, दोनों में टेम्परेचर क्या होता है, कम, ठंड लगती है ना। और बसंत के बाद क्या आती है, ग्रीष्म आती है। तो ग्रीष्म में क्या होता है, इसका कब का क्या होता है, शमन होता है। तो देखना, अब देखना इस चीज़ को अपन ध्यान से समझे तो कब का संचय कैसे हो रहा है, शीत, यानी कि हेमंत और ये ऋतु कौन सी हो गई, शीत ऋतु हो गई। और अपने को कब को बढ़ाने के लिए कौन से गुण चाहिए, स्निग्धादि गुण चाहिए। तो स्निग्धादि गुण अपन ने ये मान लिए, और ये शीतता का, तो इससे क्या होगा, पित्त का कब का संचय होगा। देखना, शीतादि गुण और स्निग्धता के साथ यदि संयोग होता है तो क्या होता है, अपने हेमंत और शिशिर ऋतु में कब का संचय होता है। अब बसंत ऋतु में क्या होता है, प्रकोप होता है, अपन जानते हैं, लेकिन कैसे हो रहा है, बसंत ऋतु में क्या हो रहा है, स्निग्धादि गुण तो चाहिए ही चाहिए अपने को, स्निग्धादि गुण लिख लिए। फिर क्या है, अब अपने को उसको पिघलाना है तो उष्णता चाहिए। और वसंत ऋतु में आप जानते हो, ग्रीष्म से पहले वसंत आती है, वसंत में भी क्या होता है, टेम्परेचर बड़ा होता है, उष्णता होती है टेम्परेचर में। तो ये क्या आ गया, उष्णता। तो बसंत ऋतु में क्या हो गया, कब का प्रकोप। अब बात करते हैं गर्मी की, मैं बात करूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसका शमन करने के लिए कब के, तो रुक्षादि गुण चाहिए। तो रुक्षादि गुण बॉडी में होते हैं उस समय, और क्या होता है, उष्णता होती है ना। ग्रीष्म ऋतु में, है ना, रुक्ष आदि गुण अपने चाहिए और उष्ण आदि का सहयोग चाहिए, जिससे क्या होगा, सॉरी देखना ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो अपन प्रकोप करवाने के लिए क्या कर रहे थे, उस चीज़ का प्रकोप, स्निग्ध आदि के साथ यदि मैं शीतता का जोड़ूंगा, है ना। देखना अपन अभी देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि श्लेष्मा स्निग्ध आदि गुणों के साथ शीतता का सहयोग होने पर तो संचय, और उष्णता का सहयोग होने पर प्रकोप। तो हाँ, प्रकोप का मैंने सही बताया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात कर रहा था इसके शमन के लिए, तो रुक्षादि गुण चाहिए, और उसके साथ किसका, ग्रीष्म में क्या होता है, उष्णता का सहयोग, इससे ही क्या होगा, कब का शमन होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब देखो इंडेक्स की फॉर्म में भी अपन बात करें तो यहाँ पर एक इंडेक्स बना रखी है, इसको अपन ऋतु के अनुसार भी आगे बात करने वाले हैं, कौन सी ऋतु। तो ये बात कर रहा है वात की, ये बात कर रहा है पित्त की, और ये इंडेक्स बात करेगी कब की। तो देखो मेरे को पहले संचय बताना है, फिर प्रकोप, फिर शमन। तो वात का संचय कैसे होता था, तो मैंने कहा था ना कि रुक्ष गुण
दोनों संचय में चाहिए अपने को, क्योंकि प्रकोप करवाओगे तो उसके गुण प्रॉपरली तो चाहिए, है ना। संचय यानी इकट्ठा करना है खुद के स्थान पे किसी चीज़ को, उसको संचय बोलते हैं। और प्रकोप यानी प्रकोपित हो रहा है, वो अपनी स्थान छोड़ के दूसरी उन्मार्गामी हो रहा है, दूसरी जगह जाने के लिए तैयार, तो वो खुद के गुण तो होने चाहिए। तो रुक्षादि गुण वाद के होते हैं। फिर क्या है, मेरे को संचय करवाना है तो उष्णता चाहिए टेम्परेचर में, है ना। जो कौन सी ऋतु में होती है संचय, ग्रीष्म ऋतु में। फिर वर्षा ऋतु में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, शीतता आ गई, और रुक्ष गुण के साथ क्या मिलकर बना रही, प्रकोप करवा रही। फिर मैं बात करता हूँ शमन की। तो शमन में क्या चाहिए अपने को, वात का शमन करवाना, तो विपरीत गुण चाहिए, स्निग्ध आदि, और क्या चाहिए, उष्णता। तो कौन से मौसम में, शरद ऋतु में ऐसा होता है ना। तो वात शरद ऋतु में क्या होगा, इसका शमन। अब बात करते हैं पित्त की। तो पित्त की जो संचय होता है वो कौन सी, ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो पित्त का संचय करवाने के लिए तीक्ष्ण आदि गुण चाहिए अपने को, जो कि प्रकोप में भी चाहिए, ठीक है। फिर अपने को संचय करवाने के लिए क्या, टेम्परेचर कम चाहिए, जो कि अपन बात करते हैं वर्षा ऋतु में क्या है, शीत रहती है। जैसा कि अपन ने इधर बात की थी, वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, वहाँ भी टेम्परेचर कम था, तो इसीलिए संचय जो हो रहा है पित्त का, वो भी कौन सी, वर्षा ऋतु में होता है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम है, शीत था, है ना, ठंड है वहाँ पर। फिर प्रकोप की बात करें तो शरद ऋतु में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो तीक्ष्णता के साथ उष्णता जुड़ गई तो क्या करेगी, प्रकोप करवा देगी। अब शमन की मैं बात करूँ तो शमन कौन सी ऋतु में, शरद के बाद हेमंत आती है, तो हेमंत में पित्त का शमन हो रहा है क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, शीतता आ गई, है ना। और मंद आदि गुण चाहिए विपरीत, तो ये अपन को याद रख। फिर बात करना कब का जो संचय होता है वो कौन सी ऋतु में होता है, हेमंत जो ऋतु होती है उसमें शीतलता रहती है, और स्निग्ध आदि गुण अपने को चाहिए, क्योंकि कब का संचय करवाना है ना। संचय या प्रकोप करवाना है तो वो गुण चाहिए जो कि जिस दोष है उसी के गुण अपने को चाहिए। तो यहाँ पर स्निग्धता है, ठीक है। लेकिन संचय कब होगा, जब हेमंत ऋतु आएगी, हेमंत या शरद, जिसमें टेम्परेचर कम होता है। और प्रकोप की बात करूँ तो उष्णता चाहिए, है ना। क्यों, कौन सी ऋतु में होता है, बसंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ध्यान रखना आपने। जो सर्दियाँ एकदम ये होती है, और बाद में एकदम, है ना, ग्रीष्म ऋतु से पहले जो मौसम होता है वो भी गर्मी का ही होता है ना, तो उष्णता हो गई उसमें भी, तो इसलिए प्रकोप हो गया कब का। कब दोष का शमन की बात करें तो उष्णता जो गर्मी में होता है, कब का शमन अपन बात करें तो रुक्ष आदि जो गुण चाहिए अपने को, इसका शमन करें, और उष्णता चाहिए, तो ये अपने ने याद रखा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके संचय। ये बोल रहा संचय कहते किसे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी लाइन आती है इस कोटेशन की, मैं बात करूँ तो देखो लिख रखा है दो, ये जो 22 नंबर कोटेशन है, संचयो वृद्धि स्वस्थ, दोषों को अपने स्थान यानी स्व स्थान पर ही वृद्धि को प्राप्त होना संचय कहलाता है। इस अवस्था में संचय के कारण से विद्वेष करता है, जिस कारणों से क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, उन्हीं से क्या करने लग जाता है, वो द्वेष करने लग जाता है ना, उनसे घृणा करने लग जाता है, और हेतु के विपरीत जो गुण होते हैं उनकी इच्छा करने लग जाता है। मान लो जैसे कि मैं बात करूँ संचय कौन सा, वात का संचय किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है ना। ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है तो वहाँ पर क्या, वो एकदम टेम्परेचर उष्णता है, तो वो शीतता की क्या करेगी, इच्छा करेगी उसको खाने की, ठंडा ठंडा खाने की। इसलिए गर्मियों में अपन क्या खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह जो खाते हैं, तो वो इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि विपरीत की इच्छा कर रहा है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो कोटेशन है वो 23 नंबर, उसमें प्रकोप की बात करेंगे और शमन की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, जो है प्रकोप दोषों का उन्मार्गामी क्या होता है, मान लो कि एक ये मटका है या एक पात्र है जिसमें कि क्या भर रहे हैं अपन, द्रव भरते चल रहे हैं, चाय भर रहे हैं इस प्याले में, चाय यदि भर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे फुल भर गया, तो ये इस स्टेज तक भरता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है, संचय कहलाती है। और ये स्टेज छोड़ने के बाद अपने स्थान से बाहर निकलने लग जाता है ना, तो ये निकलने वाली जो बाहर निकलने वाली स्टेज है ये प्रकोप कहलाती है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना। दोषों का उन्मार्गामी होना यानी स्व स्थान को छोड़कर चलायमान होना क्या कहलाता है, प्रकोप कहलाता है। तो संचय की डेफिनेशन क्या थी और प्रकोप की क्या है, दोनों की याद रखना। दोष अनुसार लक्षण उत्पत्ति होती है, तो ध्यान रखना यहाँ वात पित्त और कफ यदि ये प्रकोपित होते हैं तो इनके जो स्व लक्षण होते हैं उनकी क्या होने लग जाती है, उत्पत्ति। तो ध्यान रखना दोषों के प्रकोप अवस्था में क्या उत्पन्न होता है, तो लक्षण की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति अस्वस्थता को अनुभव करता है, फिर रोग विशेष की उत्पत्ति हो जाती है। दोष का स्व स्थान में रहने वाले रोग विशेष की उत्पत्ति नहीं होती है, ध्यान रखना, रोग विशेष की उत्पत्ति हो रही है जब प्रकोप हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, दोष के स्व स्थान में रहने वाले रोग विशेष की तो उत्पत्ति नहीं होती है ना। तो देखो अब ये शमन की बात कर रहा है।
शमन जिस दोष की जो स्थान है, मान लो कि यहाँ पर अपन ने मान लिया पक्वाशय, पक्वाशय वात का स्थान है, वात जो वहाँ पर प्रकोप हुआ था वो वापस शमन हो गया, तो उससे क्या होगा, रोग विशेष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर आपको बताई जाती है ना। फिर देखो ये यहाँ पर आपको ये जो नेक्स्ट कोटेशन है 24 नंबर, वहाँ पर आपको याद है, वहाँ ऋतुचर्या में भी अपन पढ़ के आ चुके हैं इसको, कि वात का जो प्रकोप होता है कौन सी ऋतु में। तो देखना, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ प्रकोप ध्यान रखना। प्रकोप व से वात और व से वर्षा में हर बार याद रखवाता हूँ ऐसे। पित्त शरद में होता है और कफ बसंत ऋतु, इन तीनों को याद रख लो बस, ठीक है, यहाँ पर खत्म बात। संचय कब होगा, इससे पहले वाली ऋतु जो भी आती है उसमें संचय, और इसके बाद जो आती है उसमें शमन होगा। वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, वहाँ पर संचय, और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, वहाँ पर शमन। पित्त का शरद ऋतु में हो रहा, शरद से पहले वर्षा आती तो वर्षा में संचय, और वर्षा के बाद हेमंत ऋतु आती है तो वहाँ पर शमन। वसंत में कब का प्रकोप हो रहा है, तो कब से पहले जो आ रही है, वसंत से पहले जो हेमंत ऋतु आ रही है, तो हेमंत ऋतु में क्या कर लिया अपन ने, है ना, शिशिर भी लिख सकते हो और हेमंत भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन शिशिर आदि है ना जो यहाँ पर बता रखा है, तो हेमंत आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ श्लोक में मैंने दे रखा है इसलिए, या भले ही आप हेमंत भी लिखो, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु मानते हैं अपन दोनों को, है ना, शीत ऋतु, तो वहाँ पर हेमंत लिखो चाहे शिशिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर संचय होगा, इसके बाद जो ग्रीष्म आती है उसमें प्रकोप शमन होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज़ पकड़ ली, बाकी आपको याद रह जाएगी, तो ये इंडेक्स बनाने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करते हैं अपन, यहाँ पर ये कारण दे रखे, कारणों की बात करके आ चुके हैं, वृक्षादि गुण वगैरह, है ना। फिर यहाँ पर ये दोषों का हेतु दे रखा है, दोषों के संचय आदि में क्या हेतु, बस संचय का बता रहा है। वात का कौन सी ऋतु में होता है, तो वात का अपन पढ़ के आ चुके हैं, किस ऋतु में होता है, वर्षा से पहले क्या आती है, व से वात, व से वर्षा में प्रकोप हो रहा है, तो वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म आ गए, तो ग्रीष्म में क्या हो रहा है, संचय। अब देखना वात का संचय कैसे होता है, लघु और रुक्ष गुण किसके होते हैं, वात के। इन वाली औषधीय या आहार विहार का अपन सेवन करते हैं तो ये गुण अपनी बॉडी में बढ़ रहे हैं। अब बाहरी जो टेम्परेचर है ना, वैसे ही समान गुण वाले जो रुक्ष आदि है ना संचित होता है, या काल का उष्ण है, तो गर्मी में क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु में उष्ण काल हो गया, और ये गुणों से क्या हो गया, शरीर में संचय क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गुण है ना, तो इससे क्या हो रहा है, वो प्रकुपित नहीं होता लेकिन संचित हो गया। प्रकुपित होने के लिए क्या चाहिए उसको, शीत अवस्था चाहिए, जो कि वर्षा ऋतु में मिलती है, ठीक है। फिर अपन बात करें पित्त की, तो पित्त का कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में संचित होता है, प्रकोप कौन सी, शरद ऋतु में होता है। तो वर्षा ऋतु में जल के अम्ल विपाकी, अब अम्ल बनता है, अम्ल विपाकी, तो औषधि भी क्या होगी, अम्ल विपाकी होगी। अब उनको सेवन करेंगे जिससे अपना समान गुणों की वृद्धि होगी, पित्त की जो गुण है ना, तीक्ष्ण उष्ण वगैरह, वो गुणों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और बॉडी में वो गुण बढ़ जाएंगे। और टेम्परेचर क्या है एक्सटर्नली जो अपन वातावरण का देखें, तो वर्षा ऋतु में शीत है, तो शीत तथा और दोनों मिलके क्या करेगी, पित्त का संचय करेगी, है ना। लेकिन परंतु शीतकाल होने से प्रकुपित नहीं होती, यही चीज़ अपन देख रहे हैं ना, प्रकुपित करने के लिए क्या चाहिए, तीक्ष्णता के साथ उष्णता चाहिए, तो वो कौन सी, शरद ऋतु में मिलती है, तो पित्त का प्रकोप होता है। लेकिन ऐसा अपने को संचित करवाना है, तो संचित तो कौन सी ऋतु में होगा, यहाँ पर वर्षा ऋतु में होगा। फिर बात करें श्लेष्मा की, बात करें तो श्लेष्मा यानी कि कब का संचय कौन सी ऋतु में, अपने ठंडी ऋतु में होता है, यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु में। तो स्निग्ध आदि द्रव्यों से शीतल जल के स्निग्ध शीत औषधियों के सेवन से बॉडी में भी क्या बढ़ जाती है, स्निग्ध आदि गुण ये वृद्धि हो जाती है। परंतु काल का जो प्रभाव है वो क्या होता है, स्कंदी जमा होने के कारण प्रकुपित नहीं होता, क्यों, क्योंकि अत्यधिक शीतता है बाहर। इसको प्रकोपित यानी किसी भी चीज़ को मेरे को पिघलाना है तो टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, जो कि वसंत ऋतु में उष्णता के कारण क्या हो जाता है, कप पिघलने लगता है। लेकिन संचय हेमंत ऋतु में होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर शीतता है ना, टेम्परेचर स्निग्धादि गुणों के साथ, इसलिए। ये आपके समझ में आया होगा, आशा करते हैं अपन, है ना। अब आगे जो नेक्स्ट कोटेशन है वो यदि अपन देखें तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आहार की विशेष कारण। इस तरह जो 28 नंबर जो कोटेशन है, इस तरह से संचय आदि का स्वभाव, लेकिन आहार भी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या बोल रहा है, इस तरह जो ऋतु के अनुसार है, वहाँ तो आपने देख लिया संचय प्रकोप शमन स्वभावतः होते हैं, लेकिन आहार विहार और देश जो आदि कारण होते हैं, इनसे भी क्या होता है, संचय या प्रकोप या शमन हो सकते हैं, या काल स्वभाव होने पर भी नहीं होते। देखो कुछ कंडीशन, इन तीनों की कंडीशन ये हो सकती है, हाँ भाई
अपने संचय हो गया, प्रकोप हो गया, शमन होगी। क्यों? क्योंकि अपन आहार अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चले आहार पे डिपेंडेंट नहीं है, कभी अपने को ठंडा खाना है तो ठंडा खा सकते हैं, उष्णता खाना है तो उष्णता खा सकते हैं, ठीक है। आहार चेंज कर सकते हैं, कभी रनिंग कर ली है तो पित्त बढ़ जाएगा, है ना, कभी बैठे रहेगा तो कब, तो ये अपने अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इसीलिए आचार्य बोलते हैं जो संचय प्रकोप है ना, वो डिपेंडेंट ऋतु पे नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके आहार विहार और आपके देश काल पे भी बहुत डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसी से संचय आदि भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आप ऋतु के अनुसार ही होता है, ये बिल्कुल नहीं है। वो आहार विहार और देश के अनुसार भी हो सकता है, आप जैसा खान पान करते हो या आपके देश चेंज कर लेते हो, है ना। जैसे कि अपन अभी राजस्थान में है तो राजस्थान से डायरेक्ट अपन महाराष्ट्र वाले में चले गए तो उस वो, या केरल में चले गए तो वहाँ का खान पान और जो देश है वो बिल्कुल अलग है ना, वो वाली बात। अब देखो ये एक श्लोक आता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। व्यापनोति सहसा देह मापम पाद तल मस्तकम, है ना, निवृते तु कोपितम मलो अप्य अल्प जलोगन। अभी ये यहाँ पर ध्यान रखना, जो समुंदर होता है, समुंदर में जो उफनता हुआ जल होता है ना, वो कैसे पूरे समुद्र को उफान देता है, उसी प्रकार कुपित दोष उपनते हुए जल समूह की तरह सहसा पाद तल से लेकर मस्तक तक व्याप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो अपने दोष है ना, वो यदि प्रकुपित हो गए तो ये एड़ी जो है, एड़ी का जो तल भाग है और सर का जो शीर्ष वाला भाग है, इन दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें उन सब में प्रकुपित हो जाता है ना। उसी किस तरह, जैसे कि अपने समुद्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है ना, वो प्रकुपित या उफनने लग जाता है, तो उसी प्रकार अपनी बॉडी में भी क्या हो जाता है, दोष ये हो जाते हैं। दोष की क्या हो गई, व्याप्ति यानी बढ़ गए। लेकिन इनको यदि निकालना है, जल को यदि मेरे को बाढ़ ग्रस्त एरिया से निकालना है तो धीरे धीरे निकलता है। उसी प्रकार दोष भी क्या होते हैं, जिस प्रकार से बढ़ते हैं उसी अनुसार धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये बात की। अब देखो यहाँ पर दे रखा है दोष के सामान्य ज्ञान यानी निदान रूप चिकित्सा। कुपित दोष अनेक प्रकार से असंख्य रोग शरीर को तप्त करते हैं, इसलिए उन रोगों की निदान रूप चिकित्सा को एक एक के रूप में पृथक करना संभव नहीं है, तो उनका सामान्य स्वरूप कहा जा रहा है ना। देखो यहाँ पर एक बात और आती है, थोड़ी इम्पोर्टेंट है, जो हेतु है यहाँ पर रोग के उत्पन्न करने में, है ना, वो क्या बता रखे हैं यहाँ पर। ये एक श्लोक आता है, दोषों के सभी रोग का एकमात्र कारण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आज भी जाती है तो आपको हाईलाइट करनी है लाइन कि दोष एक ही सर्वेशाम रोगाणाम एका, ठीक है। दोष ही सभी रोगों के एकमात्र कारण, ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। दोषों से ही सभी रोग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पक्षी दिन भर चारों ओर उड़ता हुआ अपनी छाया को अतिक्रमण नहीं कर पाता, उसी प्रकार रोग दोष का अतिक्रमण नहीं कर पाते। तो ये यथा पक्षी परिवर्त सर्वसंभव, ये किस रेफरेंस में आई, तो दोष के रेफरेंस में आई है, ध्यान रखना। ये चरक में भी आपको मिलती है, सूत्रस्थान का 19वां चैप्टर जब अपन पढ़ते हैं, शकुनी वगैरह वैसी लाइन आती है, लेकिन यहाँ पर पक्षी की बात आती है तो आप पक्षी से ध्यान रखना किसके रेफरेंस में, दोष के रेफरेंस में ये लाइन, ठीक है। यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल देखा था, जिस प्रकार से वो पक्षी है वो अपनी छाया को नहीं उगाल पाता है, वो वाली लाइन अपने देखी थी, ठीक है। इसी प्रकार ये आगे भी और बोलता है कि 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम वगैरह, है ना, ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पर दोषों के प्रकोप के कारण दे रखे हैं, है ना, असात्म इंद्रिया, परिणाम, प्रज्ञा, अपराध, है। लेकिन इससे अच्छा है कि अपन डायरेक्ट ये चीज़ को समझें, है ना। तो शायद मेरे को लगता है लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं या, है ना, समझ में आती है तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो अपने दोस्तों को भी और खुद भी। सो थैंक यू एवरीवन।